आज रविवार है। पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बरसना बंद हुआ था, लेकिन तेज हवा की सरसराहट अब भी सुनाई पड़ रही थी। गीली सड़क पर लाइट फीकी फीकी सी लग रही थी। सुषमा बंद खिड़की के सामने खोई खोई खड़ी थी और शीशे से बाहर देखते हुए राहुल के बारे में सोच रही थी। पता नहीं वह इस मौसम में कहाँ है। बड़ा खामोश, बड़ा दिलकश माहौल था। एक ताजगी थी मौसम में, लेकिन मौसम की सारी सुंदरता, आसपास की सारी रंगीनियाँ दिल के मौसम से बंधी होती है। और उस समय सुषमा के दिल का मौसम ठीक नहीं था। विशाल टीवी पर कभी गाने सुन रहा था तो कभी न्यूज़। वो आराम से मूड में था। छुट्टी थी, निश्चिंत था। उसने आवाज़ दी, सुषमा क्या सोच रही हो खड़े खड़े? कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ। अच्छा लग रहा है। यश और समुद्री कब तक आएंगे? बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ, कहकर सुषमा किचन में चली गई। सुषमा जानबूझकर किचन में आ गई थी विशाल की नज़रों का सामना करने की। उसमें इन समय हिम्मत नहीं थी। उसकी नज़रों में इस समय बस राहुल के इंतज़ार की बेचैनी थी। सुषमा और विशाल के विवाह को 20 वर्ष हो गए थे। युवा बच्चे यश और समुद्री अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हुए तो सुषमा को जीवन में एक रिश्ता खलने लगी। वह विशाल से अपने अकेलापन की चर्चा करती। विशाल, आप भी काफ़ी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, आजकल कहीं मन नहीं लगता। शरीर घर बाहर से सारे कर्तव्य तो निभाता चलता है, लेकिन मन में एक अजीब वीराना सा भरता जा रहा है। क्या करूं? विशाल, समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियों भी बढ़ती जा रही है। तुम भी किसी शौक में अपना मन लगाओ ना। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कि कोई मेरे बात सुने, मेरे साथ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते हो। सुषमा, इसमें अकेलापन क्या बात है? यह तो तुम्हारे साथ में है। तुम अपनी सोच को जैसे जिधर ले जाओ, अकेलापन देखो तो कहाँ नहीं है। आजकल फर्क बस इतना ही है कि कोई बूढ़ा होकर अकेला हो जाता है, कोई थोड़ा पहले इस सच्चाई को मन से स्वीकारो तो कोई तकलीफ नहीं होती है। और हाँ, तुम्हें तो पढ़ने लिखने का इतना शौक था ना, तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। मगर सुषमा को अपने अकेलापन से इतनी आसानी से मुक्त होना मुश्किल लगता। इस बीच विशाल ने लड़की से दिल्ली में बीए करने आए अपने प्रिय दोस्त के छोटे भाई राहुल को घर आने के लिए कहा तो सुषमा राहुल से मिलते के बाद खिल ही उठी। होटल में रहने का संबंध नहीं हो पाया तो विजय ने विशाल से फ़ोन पर कहा, यार उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा में दिलवा दो ना। घर में ही सब लोग की चिंता कम होने लगी। विशाल के खूबसूरत से घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा यश और समुद्री का स्टडी रूम था। दूसरा एक तरह से
गेस्ट रूम था। बातें सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो विशाल ने सुषमा से विचार विमर्श किया। क्यों न राहुल को ऊपर का कमरा दे दें, अकेले ही तो है, दिन भर तो कॉलेज में ही रहेंगे। सुषमा को कोई आपत्ति नहीं थी, अतः विशाल ने विषय को अपना विचार बताया और कहा, घर की ही बात है, खाना भी यही खा लिया करेगा, यही आराम से रह लेगा। कारण सुषमा संतुलित देहयष्टि के स्वामिनी थी। राहुल उससे कहता, कौन कहेगा आप यश और समुद्री की माँ है, बड़ी बहन लगती है उनकी। राहुल सुषमा के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोल कर तारीफ करता और सुषमा अपनी उम्र के 40वें साल में एक नवयुवक के अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। कई दिनों से विशाल अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया था। अब तो बस नाश्ते के समय विशाल हाकू करता हुआ जल्दी जल्दी पेपर पर नज़र डालता और जाने के लिए बैग उठाया और चला जाता। रात को आता तो कभी न्यूज़, कभी लैपटॉप तो कभी फ़ोन पर व्यस्त रहता। सुषमा उसके आगे पीछे घूमती रहती, इंतज़ार करती करती कि कब विशाल कुछ रिलैक्स होकर उसकी बातें सुने। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती, लेकिन सुषमा को लगता विशाल की जिम्मेदारियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लगता एक चतुर अधिकारी के मुखौटे के पीछे उसका प्रियतम कहीं छिप सा गया है। बच्चों का अपना रूटीन था, वे घर में होते तो भी अपने मोबाइल पर या टीवी पर लगे रहते, या फिर पढ़ाई में वह बच्चे से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चा का ध्यान अपने फ़ोन पर रहता। सुषमा उपेक्षित सी उड़कर अपने काम में लगा जाती और अब अकेले में वह राहुल के संदर्भ में सोचने लगी, लेकिन कौन कब बिना कारण, बिना चेतावनी इंसान के भीतर जगह पा जाता है, इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। सुषमा के साथ भी ऐसा ही हुआ। राहुल आया तो दिन विशाल और बच्चों की बढ़ती व्यस्तता से मन में एक खाली कोने के भरे जाने की सी अनुभूति होने लगी। विशाल टूर पर रहता तो राहुल कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर होगी, आप चाहे तो बाहर घूमने चल सकते हैं, यश और समुद्री को भी ले चलिए। सुषमा कहती, वे तो कोचिंग क्लास में देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं, मैं गाड़ी निकालती हूँ। दोनों जाते घूम फिर कर खाना खा कर ही आते। सुषमा राहुल को अपना फर्ज कहीं निकालने नहीं देते। राहुल उसके जीवन के एक ताज़ा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलापन की खाई से निकलकर कई दोस्तों की अनुभूति के सागर में गोते लगाने लगी
अपनी उम्र को भूलकर किशोरियों के जगह दुगनी उत्साह से हर काम करने लगी। राहुल की हर बात, हर आधा उसे अच्छी लगती है। कई दिनों से अकेलापन के एहसास से, चाहे अनजाने, अपने भीतर का खाली कोना गहराई से महसूस करती आ रही थी। अब उस जगह को राहुल के साथ ने भर दिया था। कोई भी काम करती, राहुल का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वह लाख दिल को समझती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन दिल क्या बात समझ लेता है। नहीं, यह तो सिर्फ अपनी ही ज़बान समझता है, अपनी ही बोली जानता है। उसमें जो समा जाए वह ज़रा मुश्किल से निकलता है। अब तो ना चाहते हुए विशाल के साथ अंतरंग पलों में ही वह राहुल की चहकती आवाज़ से घिरने लगती। मन का दूर दिशाओं में पूरे वेग से खींचना उसे तोड़ जाता। मन में उथल पुथल होने लगती है। वह सोचती, यह बैठे बैठे कौन सा रोग लगा बैठी। यह किशोरियों जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी हो कर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन राहुल कॉलेज से मुंह लटकाए आया। सुषमा ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। सुषमा ने बाहर पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया है। यह आते समय विजय भैया ने इतना महंगा मोबाइल लेकर दिया था। भैया अब बहुत गुस्सा होंगे। सुषमा चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से को 15,000 निकाल कर राहुल के हाथ पर जबरदस्ती रख दिए। राहुल मना करने लगा, लेकिन सुषमा के जो देने पर रुपया रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। विशाल भी फुर्सत मिलते ही राहुल के हाल चाल पूछता। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। सुषमा पर घर गृहस्थी पर पूरी तरह से सौंप कर अपने काम में लगा रहता था। सुषमा मन ही मन में पूरी तरह राहुल की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे विशाल में एक दोस्त नजर आता था, अब उसे विशाल में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। यह क्या उसी की गलती थी? विशाल को अब उसकी कोमल भावनाएं छूकर भी नहीं जाती थी। राहुल उसे एक दोस्त नजर आता है। वह उसकी बातें में रुचि लेता है, उसके शौक ध्यान में रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वह उसे राहुल के रूम में मिल गया है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन विशाल टूट पड़ा था। यश और समुद्री किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। राहुल भी अभी तक नहीं आया था। लॉन पर टहल रही थी। राहुल आया, नीचे सिर किए हुए, मुंह लटकाए ऊपर अपने कमरे में चला गया। सुषमा को देखकर भी रुका नहीं, तो सुषमा को उसकी फिक्र हुई। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गए।
जब से राहुल आया था वह कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड की सुबह सफाई कर आती थी। उसने जाकर देखा और राहुल आंखों में हाथ रखकर लेटा है। सुषमा ने पूछा, क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है। राहुल उठकर बैठ गया, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। तो रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? भैया ने बाइक के पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त उमेश की बहन की शादी है, उसे ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपये दे दी। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो क्या कहूँगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही उमेश याद है ना? आपको यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलाया था। हाँ, याद आया। सुषमा को वह लड़का याद आ गया तो उसे पहली नज़र में ही कुछ जचा नहीं था। बोली, अब क्या करोगे? क्या कर सकता हूँ? भैया तो यही लगेगा कि मैं यहाँ वाराकदी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यही पढ़ो। राहुल ने जाने का ख्याल ही सुषमा को सिहरा गया। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियां। अतः बोली, मैं तुम्हें रुपये दे दूंगी। अरे नहीं नहीं, यह कोई छोटी रकम नहीं, कोई बात नहीं। मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस रखी है, मैं तुम्हें दे दूंगी। लेकिन मैं ये रुपये आपको जल्दी लौटा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे से कल रुपया ले लेना। अब नीचे आ कर खाना खा लो। सुषमा नीचे आ गई, अपनी अलमारी खोली, सामने ही रुपया रखे थे। सोचा अभी राहुल को दे देती हूँ, उसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। बेचारा जितना दुखी हो रहा है। अभी जा रहा हूँ, पकड़ देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह रुपया लेकर वापस ऊपर गए। राहुल के कमरे में दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिक गई। वह फ़ोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। ना चाहते भी सुषमा ने कान उसकी आवाज़ की तरफ लगा दिए। वह कह रहा था, यार उमेश, मोबाइल और बाइक का इंतज़ाम तो हो गया। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूँ। अमीर औरत से दोस्ती करने का यही तो फ़ायदा है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक़ पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यही भी लगता है कि थोड़ी सब्र से काम लूँगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ़ तो है ही, सब कुछ तो हुए भटकती घूमती है। मुझे क्या, मेरा तो फ़ायदा ही है उसकी बेवकूफ़ी में। सुषमा भारी कदम से नीचे आ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है। नज़रों ऐसे जैसे कोई पारखी जोहरी कांच को हीरा समझ बैठे हैं। तीखी कचोट के साथ उसी स्वयं पर सर में आई। इतने दिनों से वह राहुल जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। यही कह रहा था, राहुल वही बेवकूफ़ी कर रही थी। अकेलापन से एहसास से उसके कदम जिस राह पर पड़ रहे थे, अगर कभी विशाल और बच्चों को उसके मन की था
मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नज़रों में। तभी विशाल की आवाज़ कानों में गूंजी, अकेलापन के हमेशा दुखी रहने और नियति को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीज़ों को उसी रूप में तो स्वीकार कर लें जैसी वे है। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही सुषमा को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वह स्थिति को संभाल ना सके। वह कल ही राहुल को यहाँ से जाने के लिए कह देगी और यही भी बता देगी वह इतनी बेवकूफ़ी नहीं कि अपने पति के कमाई दूसरों की संभावना से खेलने वाले लड़कों पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखद अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। कुछ थाकन करते हुए जीवन का शुभारंभ करने का प्रयत्न हो वह कर ही सकती है। अब वह नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिलजुले आंसू उसी का आंखों से बह निकलते। लेकिन अब सुषमा के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जिएगी अपने स्वयं के सजाए सवरे लम्हे अपनी खुद ही नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थी। यही विकल्प था दीवाने मन का। उसने फ़ोन उठा लिया। राहुल के भाई को फ़ोन कर दिए गए पैसे की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए।